बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ कंबर ज़ैदी हाजिर खिदमत है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 27वीं तरमीम आ रही है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इस 27वीं तरमीम में क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जा रही हैं, उनके क्या इफेक्ट्स होंगे, कौन से आर्टिकल अमेंड्स किए जा रहे हैं, और 27वीं तरमीम की जो आप ये आइनी तरमीम को एक नई शक्ल में देखेंगे, इससे मुल्क की हालात, मुल्क की मामलात, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स, इकॉनमी, क्या असर होगा इन तमाम चीज़ों पर, ये डिटेल में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और आपको पता है कि इमरान इस्माइल साहब एक नए मिशन पर निकले हैं। उस नए मिशन के हवाले से कल मैंने प्रोग्राम में बड़ी डिटेल फवाद चौधरी साहब से गप लगाई। उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें हुई, महमूद मौलवी साहब से ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें हुई। उन्होंने मुझे क्या कहा और मेरी समझ में क्या आया कि क्या होने जा रहा है अगले हफ्ते में। बड़ा धमाकेदार हफ्ता ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये तमाम तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। नाज़रीन, 27वीं तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे पहला ट्वीट किया। ये ट्वीट जो है उन्होंने इस बेसिस पे किया है कि हुकूमत जो है उनसे चाह रही है कि वो इस मामले पर हुकूमत का साथ दें, मुस्लिम लीग नून का यानी साथ दें। और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि 6 नवंबर को हमने अपना पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई है। जरदारी साहब इस टाइम कतर में, दोहा में, वहाँ से आएंगे और उसके बाद जरदारी साहब इस मीटिंग को चेयर करेंगे। हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। इससे कबल मैं ये आपको बताऊं कि क्या कुछ होने वाला है। पहले इस 27वीं तरमीम के 4-5 चीदा चीदा नुकात का जायजा ले लेते हैं, जिसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया है। एक आईनी अदालत का क्याम नाज़रीन होने जा रहा है। इससे कबल आपने देखा आईनी अदालत 26वीं आईनी तरमीम में भी आ रही थी, लेकिन फिर इन्होंने आईनी बेंच तक उसको मुनहसर कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब मिले थे, उन्होंने कहा कोई आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आईनी अदालत में टैक्स पेयर मनी लगेगी। उसको आईनी अदालत में नए तरीके से जजेस अपॉइंट होंगे, उनकी सैलरीज होंगी, तो ये लोगों पर खर्चा आएगा। आपको आईनी अदालत की नहीं, आईनी बेंच की ज़रूरत है। लेकिन अब हुकूमत ये ज़रूरी समझती है कि आईनी अदालत बनाई जाए। इसके साथ एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट की बात हुई है कि इस आईनी तरमीम के ज़रिए एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट हों, जिनके पास अथॉरिटी हो, वो काम कर सकें। फिर जजों के, हाई कोर्ट में जजों के तबादलों पे बात हुई है कि हाई कोर्ट में जजों का तबादला हो सके। आपको पता है इससे कबल डोगर साहब को जब लेके आए थे कितना बड़ा क्योस क्रिएट हुआ था। डोगर साहब के हवाले से पेटिशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, जो कि डिसाइड होनी है, लेकिन डोगर साहब को ये ले आए थे, उस टाइम ज़ोर ज़बरदस्ती चल गई थी। लेकिन अब इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, आईनी कवर देने के लिए कोई जज जो है हाई कोर्ट में जो कुछ भी करे उसको उसका तबादला किया जाए। इसको कवर देने के लिए जो है अब आईनी तरमीम आ रही है। तीसरी जो है नाज़रीन, NFC अवार्ड सूबों में, जो आपको पता है कि फंड्स की तकसीम का मामला है। NFC अवार्ड्स के तहत जो सूबों का शेयर है उसको एक प्रोटेक्शन दी गई है। आर्टिकल 160 ये प्रोटेक्शन देता है कि जितना भी आप सूबों को शेयर देंगे, 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात और शेयर वाजे कर दिए गए थे। तो इसमें आर्टिकल 160 ये कहता है कि जो भी सूबे को आप शेयर देंगे, अगली दफ़ा उससे ज़्यादा शेयर दिया जाएगा और उससे कम नहीं होगा, और या फिर उतना ही दिया जाएगा। तो अब जो तरमीम आ रही है इसमें सूबों के शेयर के हवाले से एक बात की गई है कि उसको कम कर दिया जाए। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है नाज़रीन, इसमें तालीम और आबादी को आबादी की मनसूबाबंदी को इख्तियारात सूबों से लेकर विफाक को दिए जा रहे हैं कि विफाक फेडरल के अंडर होंगे। ये तमाम तालीम फेडरल देखेगी, सूबों की तालीम भी फेडरल देखेगी, और जो है आबादी के मसाइल के हवाले से भी तालीम जो सेंसस है इसको जो देखेगी वो विफाक देखेगी। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है राइट नाउ, किस तरह से कॉन्सिक्वेंस होंगे इसके। ये तो अभी मेन आई है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाज़रीन आर्टिकल 243 जो है, आइन का आर्टिकल 243, जिसके तहत जो सदर मुमलिकत होता है उसने आर्म फोर्सेस के चीफ्स को अपॉइंट करना है, चाहे वो नेवल फोर्सेस हों, लैंड फोर्सेस हों या एयर फोर्स हो। उसमें उनकी मुद्दत और उनके टेन्योर का तयन करना है। उसमें वो सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस होता है, सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान। 1965 में जब पहला आइन आया था नाज़रीन, तो उसमें ये लिख दिया गया था कि सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान जो होंगे वो
तमाम फोर्सेस के कमांडर होंगे, कमांडर इन चीफ होंगे, तमाम फोर्सेस उनके अंडर होंगी। इससे कबल जो चल रहा था वो हम वाइस राय ऑफ इंडिया होता था, जो सेक्रेटरी जनरल कहलाता था वो होता था। इससे पहले जो, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बरतानिया का दौरे हुकूमत जब था तो उसमें जो है वो किंग होता था जो कि फोर्सेस को कंट्रोल करता था। फिर जब हम पाकिस्तान का क्या हुआ, 1965 में पहला आइन बना, तो उस पहले आइन के तहत जो है वो सदर ममलिकत होता है। अब उसमें भी अमेंडमेंट की बात की जा रही है। इससे क्या सराही बढ़ रही है, क्या आर्मी चीफ की मुद्दत का तयन या आर्मी चीफ्स लगाने का इख्तियार सदर ममलिकत से लेकर किसको दिया जा रहा है? सुप्रीम कमांडिंग अथॉरिटी तो सदर ममलिकत है। तो क्या ये वजीर आजम को वापस दिया जा रहा है या क्या इसमें तरमीम होगी, किस तरह से होगी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हो रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि 243 आर्टिकल में तरमीम की जाएगी। ये तरमीम होगी क्या, किस तरह से आएगी, ये तो जब आएगी तो पता लगेगा। लेकिन ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है। एज ऑफ नाउ नवंबर का महीना, आपको पता है नोटिफिकेशन की ऑलरेडी बातें चल रही हैं कि आर्मी चीफ साहब के साथ क्या होगा, क्या वो आगे उनको 3 साल मिलेंगे, 5 साल मिलेंगे, 2 साल मिलेंगे, 5 साल मिलेंगे। इस पर ऑलरेडी डिबेट चल रही है, नोटिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं, या कानून ही काफ़ी है। तो ऐसे में आर्टिकल 243 अमेंडमेंट की भी बात हो रही है। सबसे पहले आ जाते हैं इसके पहले नुक्ते पे, आईनी अदालत के क़याम। नाज़रीन, आईनी अदालत का क़याम जो है मेरे हिसाब से जितने भी आईनी केसेस हैं या आईनी बेंच बनाया गया, इसकी एक जो हमें मंशा अभी तक समझ आई है, आप 26 अमेंडमेंट के बाद से आईनी केसेस को, आईनी बेंच को देख लिया उन्होंने क्या फ़ैसले किए हैं। आईनी बेंच ने जितने भी फैसले किए हैं वो प्रो गवर्नमेंट गए हैं, प्रो स्टैब्लिशमेंट गए हैं। उन फैसलों पर तनकीद होती रही है और उन फैसलों को ऐसे जाना गया है कि ये चूंकि अब आईनी बेंच के पास आ गया तो हमें पता है इस केस का मुकद्दर क्या होना है। तो यानी ये ऑलरेडी डेवलप्ड है राय, और ये राय जो है फैक्ट बेस्ड डेवलप्ड है। वो इस वजह से कि जब हुकूमत ये तय करेगी कि कौन से जज के केस डिसाइड करेंगे, तो इसका मतलब है आपने ऑलरेडी जो वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो चाहे आप वो आईनी बेंच हो या फिर टैक्स पेयर ज़्यादा मनी लगाकर आप आईनी अदालत का क़याम में चले जाएं, तो रिज़ल्ट सेम होगा। अगर उस आईनी अदालत के जजेस को हुकूमत जुडिशल कमीशन में बैठे हुए हुकूमती अरकान जिनकी बाय डिज़ाइन तादाद ज़्यादा रखी होगी, तो वो डिसाइड करेंगे, तो इसका मतलब है आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो पहले वाले नुक्ते पर बहुत बड़ा काटा इस वजह से आ जाता है कि आप उसे आईनी अदालत में ले जाएं, कुछ पैसे और लग जाएंगे, लेकिन उसका क्या, उससे ये ऐसा होगा कि जो है जजेस आज़ादाना फैसले करने शुरू हो जाए, आवाम के हक में शुरू हो जाए, लोगों को पहले से फैसले मालूम ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। उसकी वजूहत ये है कि आपने जुडिशल कमीशन में जो जजेस अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है वही गलत रखा है, और वो 26वीं आईनी तरमीम उसकी बुनियाद है। जब तक आप उसको नहीं हिलाएंगे, जब तक आप ये नहीं करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद डिसाइड करेंगे कि वो किस जो है उसमें बैठेंगे, वो किस कोर्ट में, मतलब वो कौन से केसेस सुनेंगे, ये इख्तियार अदलिया के पास होगा, तब तक आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ढोल नहीं पीट सकते। हुकूमत की मर्जी से होगी, हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस, जो 4-5 फेवरेट जजेस होंगे वो लगा देंगे, जस्टिस डोगर, सरफराज डोगर टाइप जजेस जो हैं, मतलब यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी जज जैसे जियाया अफरीदी आजकल जिनकी एग्जांपल दी जा रही है, अगर वो लगा देंगे अपनी अगर 4-5 अपनी मर्जी के जज लगा दिए, जैसा कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या डिसीजन आएगा उस मामले का? तो बड़ा वाज़ेह है कि उस मामले का डिसीजन जो है वो वैसे ही आएगा जैसा हुकूमत चाहती होगी। तो ये एक तासुर है और जो कि बड़ा दुरुस्त तासुर साबित हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से आप केसेस उठा के देख लें, मुझे चैलेंज कर लें, मैं आपको इस पर साबित करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जजेस का तबादला। हाई कोर्ट में कोई जज, जस्टिस बाबर सत्तार जैसा जज फैसला कर रहा है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जैसा जज फैसला कर रहा है, वो कहता है वजीर आजम को कल समन किया जाए बलोच तलबा मिसिंग केस में। जस्टिस बाबर सत्तार कहते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इनकी तैनाती ठीक नहीं हुई हुई, यानी जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती। अब कल को ये सवाल उठाते हैं, इस हवाले से फैसले करते हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब MI के किसी ऑफिशियल को बुला लेते हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे आपने चूंकि तरमीम कर दी हुई है उनका तबादला हो जाएगा। किसको पसंद है कि ऐसा जज जो कि अथॉरिटेटिव हो, जो कि अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराना जानता हो, वो अपनी कुर्सी पर बैठा भी रहे और वो ये ऑर्डर भी करता रहे? पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या ऐसा मुमकिन है?
नहीं मुमकिन। तो आपने करना ये है, ये बेसिकली तरमीम इस वजह से आ रही है कि आपने उन जजों को उठा के फेंकना है बलूचिस्तान, उन जजों को उठा के आपने ट्रांसफ़र करना है खैबर पख्तूनख्वा या फिर पंजाब में कहीं ट्रांसफ़र कर देंगे उसे, ताकि वो इस्लामाबाद से निकले और वो जो फैसले वो उस टाइम ताकत के ज़ोर पे कर रहा है, जो उसको आइन ने ताकत दी हुई है, उसकी वो ताकत सुल्ब कर ली जाए। तो ये जो जजों के तबादलों का मामला, ये भी समझ से बाहर है। इससे डेमोक्रेसी की तरफ जा नहीं रहे, बल्कि डेमोक्रेसी आज़ाद अदलिया और एक अदलिया जिसका ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हो, उसमें अदलिया की आज़ादी जो सुल्ब हो रही हैं, उसमें से ये एक पॉइंट है जो कि 27वीं तरमीम में आ रहा है। फिर सूबों के हवाले से देखें, सूबों के हवाले से जो बात की गई है कि सूबाई NFC अवार्ड, एक तो NFC अवार्ड दिया नहीं जाता, इस सूबे डिमांड करते हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि 220 अरब रुपए उनके सूबे के विफाक ने देने हैं, लेकिन विफाक दे नहीं रहा। ये पहले से बातें हो रही थी कि जो सूबों का शेयर है, वो सूबे अपना चूंकि शेयर डिमांड करते हैं, विफाक को ब्लैकमेल करते हैं, विफाक के पास इतने पैसे नहीं होते। 18वीं तरमीम के बाद से तमाम जो फंड्स हैं वो चले जाते हैं, विफाक कंगला होकर बैठा होता है। तो इस वजह से जो है ना, अब इसको ख़त्म किया जाए, तो अब वो इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। क्या पीपल्स पार्टी इस तमाम मामले में वोट देगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम कराई थी। अब पीपल्स पार्टी को ही मदद मांगी जा रही है कि वो इस 18वीं तरमीम को इस 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए रोल बैक करे। तो ये बड़ा नाज़रीन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें दिया गया है इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। इस पर मेरा ख्याल से ले दे होगी, कभी बहस व मुबाहिसे होंगे। पीपल्स पार्टी इतनी आराम से नहीं मानेगी, इसमें वो अपने आप को प्रोटेक्शन करके चलेगी। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तालीम और आबादी का मंसूबा जो है, उसके इख्तियारात दिए जाने चाहिए विफाक को। ये काफ़ी हद तक जो है चलें, इस पर बात की जा सकती है कि तालीम का जो सूबाई, अगर तालीम को देखें तो सूबाई तालीम का फ़ंड कहाँ जाता है, कितना सूबे पे लगता है, क्या सूबे का इसका आउटकम आ रहा है या नहीं। आबादी का तो मैं आई एम प्रिटी मश्योर, आबादी का जो चीज़ें हैं वो सेंसस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, हल्का बंदियों से रिलेटेड ज़्यादा है। तो विफाक अपने हाथ में रखना चाहता है और विफाक चाहता है कि वो जो है ना, आबादी के मंसूबे की जो तमाम तर चीज़ें हैं वो विफाक के हाथ में हो। तो 27वीं आईनी तरमीम में मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स ऐसी हैं कि जिससे डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि एक रिवर्स स्टेप हो रहा है। तो ये हुकूमत करने जा रही है और ये जो है वो पीपल्स पार्टी का साथ मांग रही है। इससे पीपल्स पार्टी साथ देती है या नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि हम ब्रूट मेजॉरिटी से हमने ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कराई है। क्या 27वीं आईनी तरमीम भी ऐसे करेंगे? क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसे चीज़ें जो पीपल्स पार्टी को नागवार गुजरेंगी। पिछले दिनों मौलाना साहब बोल रहे थे तो बड़ी उन्होंने ललकारा मरियम नवाज़ को भी, आर्मी चीफ को भी। तो वो अब उनकी बोलने की भी वजह समझ आ रही है, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं, 27वीं आईनी तरमीम आ रही थी और 27वीं आईनी तरमीम मौलाना के वोटों के बगैर भी हो सकती है। तो मौलाना साहब, तो आपको पता है कि मौलाना साहब चाह रहे होंगे कि मेरा भी इसमें शेयर हो, तो इस वजह से वो बोल रहे थे। और उनका लब व लहजा, अफ़गानिस्तान वाली बात भी थी, मैंने पिछले व्लॉग में आपको की कि अफ़गानिस्तान से वो नहीं चाहते कि जो है ना, अफ़गानिस्तान वाले मामले पर जो है ले दे हो या अफ़गानिस्तान वाले मामला आगे बढ़े, टॉक से आगे जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरी जो महमूद मौलवी साहब से बात हुई, अगले व्लॉग में, ये चूँकि लंबा हो गया व्लॉग, अगले व्लॉग में मैं आपको फवाद चौधरी साहब से जो डिटेल बात हुई है वो बताऊँगा। महमूद मौलवी साहब से बात हुई तो मैंने कहा इस्टाब्लिशमेंट इस तमाम मामले पर रजामंद है। आपको पता है कि यहाँ पर फैसले, आप हुकूमत के लोगों से मुलाकात करें, कुछ भी नहीं हो सकता इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जब तक इस्टाब्लिशमेंट ना माने। तो आप समझते हैं कि आप लोग मुलाकात करेंगे, अफ़वाह तफ़हीम की बात करेंगे, इमरान खान साहब को निकालने की बात करेंगे, टेम्परेचर कूल डाउन करने की जो बात कर रहे हैं, क्या इस्टाब्लिशमेंट को आशिदवार है, क्या वो गो एट देगी? उनका इस्टाब्लिशमेंट हर वो फैसला करेगी जो मुल्क के मफाद में हो। राइट नाउ ये लग रहा है कि ये मुल्क के मफाद में है, इस वजह से इस्टाब्लिशमेंट को बिल्कुल हमायत हासिल होगी। तो दैट्स मीन कि ये जो लॉन्च किए गए हैं, जो ये 3 रहनुमा हैं जिन्होंने मुलाकात की है, ये बेसिकली चाहते यही हैं कि राइट नाउ जो सोहेल अफरीदी साहब ने एक वाइब क्रिएट की हुई है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है, एक मज़ामती फ़ज़ा क्रिएट की हुई है, उस टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाए और ये ऑन बोर्ड हैं। तो ये मेरे उनकी बातों से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो अखज़ की, उनमें से ये एक पॉइंट था। बाकी चीज़ें आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह ने के बाद।